हेलो गाइस। हम अपने इस सेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे एनसीईआरटी का सेशन था उसको यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम अपना जो एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर मतलब उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, ये नीट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, एचएसएससी के जो आज के दिन हाई लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सब में इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा बहुत है कि नीट का अभी उस लेवल का नहीं हो पा रहा है कि भाई नीट के एग्ज़ाम की इससे आप इतना नहीं कर पाओगे, पर इतना है कि अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको 45 में से जो आपके क्वेश्चन हैं 30 प्लस तक आप अटैम्प्ट कर पाओगे। एचएसएससी के आपके फिजिक्स का हर क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाओगे अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं। तो एयरफोर्स का भी कुछ ऐसा ही है, वो सब आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम काम कैसे करेंगे, मैं आपको ये पीडीएफ जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे भी दूँगा और मार्क की हुई पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको मार्क कर दूँगा कि आपको याद रखनी है। साथ के साथ हम एक काम और करेंगे, इसके एंड में हर पीडीएफ के एंड में आपको क्वेश्चन सेट्स होते हैं जैसे एनसीईआरटी की बुक के एंड में होते हैं। आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया, मैं उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। क्लियर? तो प्लीज़ चलो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर लेना। आपको यहाँ पर साइंस की काफ़ी सारी मतलब जितने भी आपके डाउट्स हैं टॉपिक्स हैं सारे यहाँ पर मैं क्लियर करवा दिया करूँगा। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल। देखो यहाँ पर हमारे सामने बात आती है कि हम बात कर रहे हैं यूनिट की। व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट क्या होती है? तो देखिए भाई यूनिट क्या होती है, किसी भी क्वांटिटी को जिस चीज़ में मेज़र किया जाए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि क्या होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को या किसी भी क्वांटिटी को जिस बेसिक सी थिंग में हम मेज़र करते हैं, मापते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो लेंथ को, जो लंबाई होती है, उसे हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो उसका हम मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। तो यूनिट क्या होती है, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है, आर्बिट्रेरली चूजन होती है, और एक बेसिक क्या होती है कि क्वांटिटी होती है कि आपका क्वांटिटी, दो क्वांटिटियों को कंपैरिजन करने के लिए हम एक चीज़ बनाते हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, वहाँ पर यूनिट कह रहे हैं। यूनिट कितने टाइप्स की होती हैं भाई? आपके फंडामेंटल यूनिट्स होगी, जो बेसिक से यूनिट हैं, जो भाई जिनको आप कभी चेंज नहीं कर सकते, वो क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स को इस्तेमाल कर हमने क्या बनाई थी, ड्राइव यूनिट्स। भाई फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करके हमने क्या बना दी, ड्राइव यूनिट्स बना दी। जैसे फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स की जो यूनिट बनी वो न्यूटन बनी। फोर्स की जो यूनिट बनी वो क्या बनी, न्यूटन बनी। अब उस न्यूटन को अगर हम सीजीएस में चेंज करेंगे तो वो डाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दीज आर द कॉल्ड, मतलब ये ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, हम इन यूनिट्स को ड्राइव करके लाए हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं दूसरी बात कहना चाहूँ, फोर्स को हम लिख सकते हैं, मास की किलोग्राम होगी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तो हम क्या कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम क्या कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम ये उसको यूनिट दे सकते हैं। ये भी एक तरह की क्या है, ड्राइव यूनिट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट के अनुसार कितने स्टैंडर्ड होते हैं भाई? 3 स्टैंडर्ड होते हैं। आप सभी को पता होगा कि 3 स्टैंडर्ड होते हैं। पहला होता है सीजीएस। सीजीएस में सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम और एस का मतलब है सेकंड। वैसे ही फुट पाउंड सेकंड होता है, उसमें एफपीएस में, एफ में फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड होता है। एमकेएस का होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है। क्लियर? यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और जो एफपीएस होता है उसे ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जो एफपीएस सिस्टम आपका होता है उसे ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। एमकेएस जो सिस्टम होता है वो एसआई स्टैंडर्ड होता है। एमकेएस आपका जो सिस्टम होता है वो आपका एसआई स्टैंडर्ड क्या होता है, वो एमकेएस सिस्टम को आप एसआई स्टैंडर्ड भी कहते हैं। अब आगे आते हैं भाई। आगे हम देखिए आपकी बेसिक से जो यूनिट होती हैं वो 7 होती हैं। आपको पता ही होगा कि 7 यूनिट हम पढ़ते हैं। 7 के अलावा हम कुछ और यूनिट भी पढ़ते हैं। 2 मुख्य मेन यूनिट्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है कि हमारे पास कितनी है, 2 मोर इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, जिनमें से एक कौन सी है, प्लेन एंगल डी थीटा, जो क्या होता है, रेशियो होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्लेन एंगल डी थीटा है, ये जो आपका एंगल है डी थीटा, यहाँ पर ये क्या है, डी थीटा है डी एस, जो आर्क की लंबाई है, बटे में बाय डिवाइडेड बाय रेडियस आर। ठीक है, तो जो लेंथ है या रेडियस है आर, आर्क की लंबाई को, किसी आर्क की लंबाई को, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क डी एस, आर्क की लंबाई को हम अगर रेडियस से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक एंगल आता है डी थीटा। ठीक है, एक तो इसकी यूनिट हमें ध्यान रखें क्या होती है, इसमें भी हम मेजरमेंट करते हैं। दूसरा हमारा होता है स्टेरेडियन होता है, सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, डी ए यहाँ पर क्या है, एरिया, इंटरसेप्टेड एरिया है स्फेरिकल सरफेस का। ठीक है,
और आपका यहाँ पर आर क्या है, आर वही लेंथ है उसका आर स्क्वायर को। तो भाई आपसे पूछ लिया जो सॉलिड एंगल होता है उससे निकालने का मेथड क्या होता है, तो आपके यहाँ कहेंगे एरिया बाय आर स्क्वायर। क्या कहेंगे, एरिया बाय आर स्क्वायर। और ए क्या होगा, इंटरसेप्टेड एरिया होगा जो आपको वहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, मेनली बात आपको क्या है यहाँ पर याद रखनी है कि सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है, स्टेरेडियन। और जो आपका क्या होता है एंगल होता है उसकी रेडियन की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। तो दो यूनिट हमें याद रखनी है कि जो नॉर्मल एंगल है उसकी यूनिट रेडियन है और जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट क्या है, स्टेरेडियन है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट है। और दूसरा बात आपको यहाँ पर एंगल याद रखना होगा, कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस से आप क्या निकालोगे, आप एंगल को कैलकुलेट करोगे। ये कुछ यूनिट है, आप एक बार देख लेना। जैसे लेंथ की मीटर होती है, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी की कैंडला होती है। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट है जो याद रखेंगे भाई आपको। वैसे तो कुछ यहाँ पर आपको ऐसे चीज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कभी क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आप याद रखेंगे। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स के अंदर जो सब्सटेंस रखा गया है, जिसके अनुसार आपको, जिस सिलेंडर के अनुसार आप किलोग्राम को मापते हैं, वो किसका बना हुआ है, प्लेटिनियम और इरिडियम का बना हुआ है। एक बात तो आपको यहाँ पर ये याद रखनी है। ठीक है, तो और अगर आप 1-2 पॉइंट और यहाँ पर अगर आप नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ये कुछ कन्वर्जन है मिनट का, आवर का, डे का, ये आप देख लेना एक बार। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक रफली गो थ्रू करना होता है। ठीक है, इनमें से कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं होता। अब बात आती है कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज, किसी डिस्टेंस को मापने के लिए क्या क्या मेजर तरीके होते हैं उनकी बात की। तो लेंथ की पहली बात करते हैं भाई। यहाँ पर एक पहली बात याद रखेंगे, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है। अगर मान लो आपको 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक किसी चीज़ को मापना है, 10⁻³ मीटर से लेकर आपको 10⁻² मीटर तक मापना है, मतलब आपको 100 मीटर से लेकर भाई 1 मिलीमीटर से लेकर 100 मीटर तक अगर कुछ मापना है, 1 मिलीमीटर से लेकर 100 मीटर तक कुछ मापना है, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आपको किसी चीज़ को 10⁻⁴ मीटर में मापना है, मतलब 1 मिलीमीटर को इससे भी नीचे जाएं तो 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर में किसी चीज़ को मापना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्नियर कैलिपर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। जो किस लिए मापा जाता है, जो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज़ की क्या निकालने के लिए, डायमीटर निकालने के लिए, व्यास निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वर्नियर स्केल का। दूसरा, किसी भी चीज़ की गहराई मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वर्नियर कैलिपर स्केल का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्नियर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किसी भी चीज़ की गहराई मापने के लिए। दूसरा, आपको वर्नियर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, वर्नियर का आप एक तो डेप्थ मेजरमेंट के लिए, 2 चीज़ों के लिए आप वर्नियर का इस्तेमाल करोगे। एक तो आप डेप्थ मेजरमेंट करोगे और डेप्थ के साथ साथ आप एक और चीज़ मेजर करते हो, क्या करते हो, डायमीटर। क्या मेजर करते हो, डायमीटर आप मेजर करते हो। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके आगे की बात है, अगर आपको 10⁻⁵ मीटर में किसी चीज़ को मापना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज का इस्तेमाल ही ध्यान रखना भाई, स्क्रू गेज का इस्तेमाल किसी वायर की, किसी तार का डायमीटर निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने। आपके सभी पेपर एनसीईआरटी बेस्ड बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। देखो, अगर हम किसी भी पेंसिल को अपने सामने पकड़ के बैठ जाएं, अगर हम किसी भी पेंसिल को अपने सामने पकड़ कर बैठ जाएं और ध्यान दें उस पेंसिल के ऊपर, अगर ध्यान दें, एक आंख बंद कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने अपनी लेफ्ट आंख को बंद किया तो मैं उस पेंसिल को जिस पोजीशन पे देख रहा हूँ, अब मैंने क्या किया, अपनी राइट आंख को बंद किया तो उस पेंसिल की पोजीशन मुझे दूसरी दिखाई देती है। मतलब क्या है, जब हम एक आंख बंद करते हैं, जैसे मैंने लेफ्ट को बंद किया तो आपकी पेंसिल कहीं और दिखाई देगी, और अगर आपने राइट को बंद किया तो उसी पेंसिल की लोकेशन आपको दूसरी दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको 2 अलग अलग पोजीशन दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, पैरेलैक्स कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, पैरेलैक्स कहा जाता है। अब पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड में इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब 2 अलग अलग पॉइंटों से किसी भी चीज़ की लोकेशन मेजर करते हो। ठीक है, 2 अलग अलग पॉइंटों पे किसी भी चीज़ के यहाँ पे लोकेशन मेजर कर लेते हो और फिर वहाँ से कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर एक बार देखेंगे। मान लो भाई एस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, एक बार आपने ए से नोट किया, एक बार बी से। आपको पता है ए और बी के बीच की दूरी बी है, ए और बी के बीच की दूरी बी है, और ए से एस की दूरी डी है, और यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा है। तो आप डी कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे बी बाई थीटा, मतलब उसका एंगल कितना था वो आपको पता होना चाहिए, या आपको बी पता होना चाहिए, ए और बी के बीच की दूरी। यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो, ए और एस के बीच की दूरी डी भी निकाल सकते हो अगर आपको थीटा और बी पता है। अगर आपको डी और बी पता है तो किसी जगह आप थीटा निकाल सकते हो, उसका एंगल कितना होगा, और अगर आपको थीटा और डी पता है तो आप बी निकाल सकते हो। कुछ फर्क नहीं है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, रेडियन का जो मेथड था वो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वही था। आर्क लेंथ ऑफ आर्क बाय थीटा क्या था, आर के बराबर था।
वहाँ से आप निकाल सकते हो, वही बात हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं, एंगल को 1 डिग्री किसके बराबर होता है भाई? 1 डिग्री को अगर आपको रेडियन में बदलना है, 1 डिग्री रेडियन में बदलोगे तो कितना होगा? π/180 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 डिग्री में यहाँ से आप समझ पा रहे हो कि कितना रेडियन होता है। 1 डिग्री में यहाँ पर π/180 रेडियन होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी चीज़ को, कि मान लो मैं कह दूँ 20 डिग्री, आपको कह दूँ 20 डिग्री, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर 20 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में बदलना है तो मैं क्या करूँगा? 20 गुना में π/180, इससे मैं क्या कर देता हूँ? गुना कर देता हूँ, क्योंकि 1 का मतलब क्या है? 1 डिग्री का मतलब है π/180। तो 20 डिग्री को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 20 के साथ इसे गुना कर दूंगा। इसमें आगे 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया गया, आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में से 1 मिनट का आप एंगल निकालोगे तो वो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही आपने कुछ पॉइंट्स हैं। आगे देखते हैं, पैरेलैक्स मेथड का यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया होगा, बिल्कुल ये दिया गया है। पैरेलैक्स एंगल उसने दिया है कि आपका जो एंगल है 40 डिग्री का है। AB और AC हम यहाँ से अगर निकालना चाहें तो AB किसके बराबर हो जाएगा? AC tan थीटा के। AC क्या हो जाएगा? AB/tan थीटा। और AB कितना है? 100 tan थीटा, tan 40 डिग्री की कितनी वैल्यू आएगी? 0.8 आएगी। तो लगभग कितना हो जाएगा? 119 मीटर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है 40 डिग्री का, 35 डिग्री का, कुछ भी आता है, तो आपको वहाँ पर वैल्यू दी जाएगी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इस पर आप ज़्यादा ना सोचें कि ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप कर पाएंगे। स्मॉल डिस्टेंस में साइज मॉलिक्यूल निकालने के लिए यहाँ पर एक ही पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जितना ज़्यादा छोटा छोटा आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते चले जाते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था स्क्रू गेज आया था, वर्नियर स्केल आया था, नॉर्मल स्केल था। ठीक है, अब उससे आगे और जाए और छोटे पार्टिकल की बात करें तो फिर माइक्रोस्कोप आ जाते हैं, फिर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप आ जाते हैं। ठीक है, फिर परमिटिव माइक्रोस्कोप होता है। मतलब बहुत सारे माइक्रोस्कोप आप वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्या? विजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, उसका जो आपका क्या होता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। वैसे तो ये 3800 से 7200 होती है, 3800 to 7200 होती है। बट यहाँ पर एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिखा कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अगर कहीं पे भी आप इस आंसर को मार्क करते हैं और अगर आपको ये कहा जाता है कि आपका गलत है, तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं एनसीईआरटी के बेसिस पे। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसमें आगे आपको कोई ऐसा चीज़, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर था नहीं जो हम यहाँ पे देखा जाए। अगला देखते हैं रेंज ऑफ लेंथ। ये रेंज आपको याद रखनी होगी भाई। एक फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.4 × 10⁻11 मीटर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है? 1.4 × 10⁻11 मीटर। जो एवरेज डिस्टेंस होता है सन का अर्थ से, एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर एक लाइट ईयर होता है। मतलब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? लाइट ईयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो भाई, लाइट ईयर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि 1 सेकंड में लाइट कितना चलती है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी लाइट चलती है। तो आप देखिए कि 1 साल में सेकंड कितनी होगी, 1 साल में सेकंड कितनी होगी, और उससे इसे 3 गुना 3 × 10⁸ से आप मल्टीप्लाई करें तो आपको टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। लाइट ईयर का मतलब क्या है कि 1 साल के अंदर लाइट ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वही लाइट ईयर कहलाता है। 1 साल के अंदर इन 1 ईयर हाउ मच डिस्टेंस द टोटल डिस्टेंस द लाइट कवर्स, मतलब 1 साल के अंदर लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपका क्या कहलाता है? लाइट ईयर कहलाता है। पैरासेक की आप वैल्यू याद रखेंगे, 3.0 × 10⁻16 मीटर होता है। पैरासेक क्या होता है? एवरेज रेडियस ऑफ आवर सॉलिड सब्सटेंस एंगल ऑफ पॉइंट। भाई अगर वो एवरेज रेडियस की वैल्यू है जो कितना करती है? एक आर्क सेकंड क्या बनाती है? वहाँ पर एंगल बनाती है। ठीक है, मास को अगर मेजरमेंट करने की बात की जाए तो भाई यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपका जो मास का बेस लेते हैं, किसी भी चीज़ का मास को मेजर करने का जो बेस आप लेते हैं वो कितना होता है? कार्बन। C12 एटम को आप क्या लेके चलते हैं? बेस लेके चलते हैं। तो यहाँ से आपको ये एक छोटा सा पॉइंट सीखना था कि मास को मेजर करने के लिए बेस किसको लिया जाता है? C12 एटम को लिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 1.66 से इलेक्ट्रॉन का मास याद रखेंगे 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, रेंजेस ऑफ मास अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, याद रखना चाहें ये क्या है? रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ। ठीक है, प्रोटॉन की कितनी होती है, एटॉमिक न्यूक्लियर की, कुछ आप यहाँ पर इनमें से ऐसा चीज़ याद रखना, बस एटम की और प्रोटॉन की दोनों के आप रेडियस साइज याद कर लेना, बाकी किसी का आपको साइज याद करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता भी देता हूँ कि किन दो की आपको याद करना है। आपको सिर्फ दो पे ध्यान देना है, एक प्रोटॉन पर और एक आपको एटॉमिक न्यूक्लियस के ऊपर ध्यान देना है। इन दो के ऊपर आप ध्यान देना है, ये याद कर लेना। ठीक है, रेंज ऑफ मास की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का
और आप अर्थ का, मून का, सन का, ठीक है। आप यहाँ पर क्या क्या याद करेंगे, इलेक्ट्रॉन का याद करेंगे, प्रोटॉन का याद करेंगे, मून का याद करेंगे, अर्थ का और सन का। ये जो आपके हैं ये आप यहाँ पर है यूनिवर्सल बॉडीज़ का, और इनका आप यहाँ पर याद रखेंगे कि कितना इनका रेंज होता है। रेंज आपको याद करना है, ये एचएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स वगैरह में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहाँ पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, आप में से कुछ बच्चे सीडीएस का भी एग्जाम देने जा रहे होंगे, यूपीएससी के अंडर जो सीडीएस का एग्जाम होता है उसका भी, एनडीए का, कुछ बच्चे सीडीएस का देना चाहते हैं, कुछ एनडीए का देना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटॉमिक क्लॉक के अंदर किस सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखेंगे, एटॉमिक क्लॉक के अंदर किसका इस्तेमाल होता है, सीजियम का इस्तेमाल होता है। एटॉमिक क्लॉक के अंदर किसका इस्तेमाल होता है भाई, सीजियम का इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। एटॉमिक क्लॉक किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, एटॉमिक जो क्लॉक होती है वो मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये मेनली कौन से, सीजियम कौन सा एटम, सीजियम 133 एटम का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इस्तेमाल कहाँ की जाती है, आपके जो सैटेलाइट ऑपरेशन होते हैं या फिर जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। भाई आपसे पूछा जा सकता है जो एसआई सिस्टम ऑफ टाइम है, वो एसआई जो सिस्टम ऑफ टाइम है वो टाइम किसके द्वारा मेजर किया जा रहा है, भाई वो एटॉमिक क्लॉक के द्वारा मेजर किया जाता है वो टाइम। तो आपको याद रखना है किस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, सीजियम का। सीजियम कौन सा, 133 एटम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल आपकी गतिविधियाँ होती हैं, जो आप काम करते हो, उनके ऊपर यहाँ पर आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पर आते हैं। देखो भाई यहाँ पर मैं आपके लिए क्या काम कर रहा हूँ, मैं आपके लिए मेनली क्या कर रहा हूँ, आप पूरे चैप्टर को पढ़ने की बजाय आप पूरी एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ आध घंटे के अंदर या 40 मिनट के अंदर उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सबको मैं आपके सामने हाईलाइट करके दे रहा हूँ, और आप वहाँ पर उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और उन्हें बताना कि वो यहाँ पर डेली इस चीज़ को, एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। अगर बात की जाए एरर की, देखो तो एरर क्या होता है, हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं। भाई मान लो हमारी पहली बार रीडिंग आई 1, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहली बार रीडिंग आई 1, दूसरी बार रीडिंग आई 1.1, उससे अगली बार 0.9, तो हर बार कुछ ना कुछ रीडिंग में गड़बड़ आ रही है, कुछ ना कुछ अलग रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एरर्स, मतलब कोई ना कोई तो गड़बड़ है, इसलिए तो बार बार रीडिंग चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहूँ, बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ, मान लो किसी चीज़ की वैल्यू 1 है और आपका आंसर 1.1 आ गया, तो जो 0.1 है वो आपकी एरर है। मान लो किसी चीज़ को आपको, किसी को, भाई आप कहीं पे आपको 100 चीज़, मतलब आपको 100 वैल्यू चाहिए, 100 आपको चाहिए, और आपके पास गलती से वो चीज़ 99 है, तो वो एरर है। भाई आपके पास एक चीज़ कम है और आपको मान लो 101 चीज़ें हैं, तो वो भी एक तरह से एरर है, क्योंकि आपके पास एक चीज़ फालतू है, ठीक है। तो ये क्या होती है, एरर होती है। अब बात करते हैं एरर कितने टाइप की होती है। अगर एरर की बात की जाए तो भाई एरर क्या होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है। भाई कभी कभी इंस्ट्रूमेंट खराब होते हैं, उनके अंदर कुछ कमियां होती हैं, जिन्हें क्या कह सकते हैं हम, इंस्ट्रूमेंटल एरर कह सकते हैं। थर्मामीटर मेजरमेंट करने में गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। और भाई आपका कोई इंस्ट्रूमेंट हो जो मेजरमेंट करने में गड़बड़ कर सकता है, वो थोड़ा सा गलत तरीके से बनाया गया हो, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है। कई बार आपकी इनपरफेक्शन होती है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर, जैसे अगर आप आर्म पिट के अंदर, अपनी आर्म पिट के अंदर थर्मामीटर को दबा के अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करना चाहते हैं, तो वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं बताता, वो हमेशा 2-4 मतलब पॉइंट कम ही बताता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पर्सनल एरर क्या होती हैं, जो हम अपनी गलती से करते हैं, ठीक है। पर्सनल एरर क्या होती है, हम किसी चीज़ को एग्जैक्ट रीडिंग नहीं ले पा रहे, हमें किसी चीज़ का कनेक्शन अच्छे से नहीं किया या लूज कनेक्शन रख दिया, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होती है, पर्सनल एरर होती है, ठीक है। और रैंडम एरर्स भी यही होती हैं कि आप रैंडमली किसी चीज़ को निकालो। यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, लिस्ट काउंट क्या होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है वो क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। तो लिस्ट काउंट को आप ध्यान रखेंगे, लिस्ट काउंट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसे क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट। और ये वैल्यू आपको बिल्कुल पक्का याद रखनी है कि भाई वर्नियर कैलिपर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है, और स्पेरोमीटर का कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो लिस्ट काउंट के बारे में ये पॉइंट आपको पक्का याद रखना है, ठीक है। अब कुछ एरर की बात करेंगे भाई, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। 3 तरह के एरर होते हैं भाई। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का मीन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एवरेज निकाल देना। मीन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एवरेज निकालना। तो अब क्या करेंगे, मान लो भाई आपकी रीडिंग आई थी A1 A2 A3 A1 AN तक आपकी रीडिंग आई थी, उसको टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दिया। भाई ये सारी कितनी है, रीडिंग है, A1 A2 A3 ये सारी क्या है, रीडिंग है, और उसे N से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी एरर है वो कैसे है। मान लो डेल A1, आप क्या एवरेज वैल्यू आई ए मीन, आपकी एवरेज वैल्यू क्या आई थी, ए मीन। तो आपकी जो रीडिंग थी उसमें से ए मीन को घटाते चलो,
जो आपकी जो रीडिंग थी उसमें से ए मीन को घटाते चलो, जो वैल्यू आएंगी उन सबको ऐड कर दो, उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपके पास आपका क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा। ठीक है, मीन्स आप जो आपके पास ए मीन आया, आपने हर वैल्यू में से देखिए यहाँ पर ए मीन हमने निकाल लिया। ठीक है, A1 प्लस मान लो आपके पास रीडिंग थी 1 2 3 4 5 कुछ भी थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया भी गया होगा। हाँ ठीक है, एग्जांपल से हम इस बात को आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर क्या है भाई, रिलेटिव एरर कैसे होती है, ए मीन प्लस डेल ए मीन, ए मीन प्लस डेल ए मीन, डेल ए मीन माइनस डेल ए मीन। यहाँ पर आप क्या करते हो, या तो उसमें कुछ ऐड कर रहे हो या कुछ सब्ट्रैक्ट। रिलेटिव एरर द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल ए मीन और जो मीन वैल्यू है उनका रेशियो कहलाता है। रिलेटिव एरर क्या कहलाता है, डेल ए मीन बाई ए मीन आपका क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर कहलाता है। वैसे ही इसको परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे देखो मंडे को ये टाइम था, ट्यूसडे को ये था और क्लॉक 2 में ये टाइम थे, अलग अलग दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक मिनट इसमें देखते हैं एक बार, आपके पास रीडिंग है 2.63, 2.56, 2.42, 2.7 और 2.80, ये सारी आपके पास रीडिंग है। तो आपने मीन निकालने, कितना आ गया भाई, आपने यहाँ से मीन निकाला, आपका मीन कितना आ गया, सभी वैल्यूज़ को ऐड किया है। क्या किया है, सभी को ऐड किया है और 5 से डिवाइड किया है, क्योंकि टोटल काउंट कितना है, 5 है, टोटल नंबर कितना है, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई 2.62। तो अब देखो पहली वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2.63 थी, पहली वैल्यू कितनी थी, 2.63 थी। तो 2.63 में से 2.62 को घटाया, सेकंड वैल्यू 2.56 थी, उसमें से 2.62 को फिर से, मतलब जो वैल्यू थी इनमें से मीन को घटाते चलो, आपकी अलग अलग वैल्यू आएंगी। अब इन सभी मीन को क्या कर दो, ऐड कर दो, जो आपकी अलग अलग वैल्यू है सभी को ऐड कर दो, और जो रिजल्ट आया उसको फिर से मीन निकालो। ये 5 टर्म आए ना, तो इसका फिर से मीन निकाल दो, तो ये आपकी क्या आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब अगर इसी एब्सोल्यूट को आपको किस में बदलना है, रिलेटिव में। किस में बदलना है, रिलेटिव में। तो जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आई है उसको आप मीन से डिवाइड करो। आपका मीन कितना था, 2.6 था, तो आप मीन से उसे डिवाइड कीजिए, एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर हो गया, और परसेंटेज में बदलना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, अगर एरर का कॉम्बिनेशन निकालना है, एरर ऑफ सम और डिफरेंस। अगर सम और डिफरेंस क्या एरर है भाई, किसी चीज़ के अंदर कुछ 2-4 क्वांटिटी आपने लिया अलग अलग, और उन सभी क्वांटिटी को मिलाकर एक नेट रिजल्ट आपको निकालना है, तो सम का और सब्ट्रैक्शन का एरर कैसे आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे देखें। मान लो 2 टेम्परेचर हमारे पास, T1 में एरर था प्लस माइनस 0.5 का, और T2 में कितना था, प्लस माइनस 0.5 का। दोनों में हमारे पास कितना एरर है, प्लस माइनस 0.5 का। तो आपसे कहेंगे जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके अंदर एरर कितना होगा। भाई अब क्या करोगे, दोनों का ऐड कर दो, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। भाई T2 में से T1, उन्होंने कहा है कि चलो ठीक है टेम्परेचर डिफरेंस का निकालना है, हमें क्या करना है, डिफरेंस। तो T2 में से T1 घटा दो, तो 50 प्लस माइनस 0.5 माइनस 20 प्लस माइनस 0.5, तुम्हारा रिजल्ट कितना आ गया, 30 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। या तो दोनों ऐड होंगे या दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। एरर ऑफ प्रोडक्ट अगर आपको निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, डेल जेड बाई जेड किसके बराबर आएगा, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ठीक है, जैसे मान लो रेजिस्टेंस में निकालना है, वोल्टेज में एरर कितनी है, 100 प्लस माइनस 5, और करंट में कितनी है, 10 प्लस माइनस 0.2। तो परसेंटेज एरर बी में कितनी है, 5% है। वैसे ही अगर आई में निकालोगे तो आई में कितना है भाई, 0.2, 10 का कितना परसेंट है, 2% है। तो टोटल एरर कितनी आ गई, 5 जमा में 2, 7% आपकी वहाँ पर एरर आ गई। ठीक है, अगर 2 रजिस्टर्स हैं, एक का है R इजिकल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 कितना है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप भाई एरर का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसीलिए एरर के मैं एक न्यूमेरिकल के यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। एरर का टॉपिक इस चैप्टर से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 1/R1 डैश इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए निकालेंगे, सीरीज में कितना होता है, डायरेक्ट ऐड करो, तो कितना हो जाएगा 300 प्लस माइनस 7। भाई जो एरर प्लस माइनस की वो डायरेक्ट ऐड हो रही थी ना, अगर आप पैरेलल में निकालते तो 1/R1 डैश किसके बराबर होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। ये आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें क्लियर होगा। तो यहाँ से 1/R1 डैश को हम क्या लिख सकते हैं, डेल R1 डैश बाई R1 डैश, डेल R1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2 बाई R2 का स्क्वायर। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, 66.7/103 प्लस 66.7/200 इंटू 4, तो 1.8। ये अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पर इसका आंसर ये रहा, डेल जेड बाई जेड किसके बराबर था, डेल ए प्लस बाई ए प्लस में डेल बी बाई बी से आप यहाँ से निकालेंगे इसे।
अगर पावर के अंदर एरर है, जैसे मान लो पावर के अंदर कितनी एरर है, z इक्वल टू ए स्क्वेयर है, तो इसका रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा, डेल जेड बाई जेड किसके बराबर आएगा, डेल ए बाई ए प्लस डेल ए बाई ए, जो कितना रिजल्ट आ जाएगा 2 डेल ए बाई ए। आपको रिजल्ट एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आया। रिलेटिव एरर निकालनी है जेड में ए रेज टू पावर 4 बी रेज टू पावर 1/3 बाई में सी डी रेज टू पावर 3/2। तो रिलेटिव एरर कितनी हो जाएगी, जो पावर है उसको आगे ले आओ, 4 डेल ए बाई ए 1/3 डेल बी बाई बी डेल सी बाई सी, क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं थी, और 3/2 डेल डी बाई डी। क्लियर। जो पावर है उसे आप क्या करो, आगे ले आओ। जैसे यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक बार इस न्यूमेरिकल को देखेंगे अच्छे से, t इक्वल टू 2 पाई अंडर एल बाई जी होता है, g के अंदर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। t किसके बराबर है, t बाई एन के बराबर है। t किसके बराबर है, t बाई एन। एन यहाँ पर हम किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, ऑसिलेशन के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से कैलकुलेट किया, डेल जी बाई जी किसके बराबर आया, डेल एल बाई एल प्लस टी की पावर तो 2 है, क्योंकि किसी कांस्टेंट का कोई एरर नहीं होता, तो 2 डेल टी बाई टी से हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया उसे। डेल एल बाई एल कितना है, 0.1/20। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जब आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। और 2 × 1/90। ठीक है। तो पावर का क्या करना है, जब भी पावर की एरर निकालनी है, पावर को आप क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करूँ तो भाई सिग्निफिकेंट फिगर में आपको कुछ पॉइंट याद रखनी है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट वहाँ पर हैं वो सभी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। अगर ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिग्रीज आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। अगर जितने भी जीरो दो संख्याओं के बीच में होंगे वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। सारी पॉइंट अभी क्लियर करूंगा एक मिनट। अगर कोई नंबर 1 से कम है और जीरो उसके राइट है डेसिमल के बाद, ठीक है, और लेफ्ट में से कोई नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगी। टर्मिनल के एंड में अगर कोई टर्म चल रही है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, जीरो चल रही है तो। और ट्रेलिंग जीरो नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब क्या समझते हैं क्या बात है। देखिए भाई, हमारे पास है 2.308, तो 2, 3, 8 ये सारी क्या हैं, संख्याएं हैं, तो ये तो सीधी सी बात है सिग्निफिकेंट होंगी। जीरो यहाँ पर दो संख्याओं के बीच में है, दो टर्म्स के बीच में, 3 और 8 के बीच में है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट है। टोटल कितना हो गया, 4 सिग्निफिकेंट हो गया। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं 0.02308। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद इससे आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 2, 3, 0, 8। और 223.08 में अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसमें भी कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, क्योंकि डेसिमल, देखो भाई पहले वाली संख्या में डेसिमल से पहले कोई संख्या नहीं थी। ठीक है, डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं था, इसलिए वो जो 2 से पहले जो 0 है वो काउंट नहीं हुई सिग्निफिकेंट में। अब दूसरे संख्या में जो है वो 23.08 में क्या है, डेसिमल से पहले एक टर्म है, इसलिए वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगी। अब उससे नेक्स्ट पे आते हैं 23080। सबसे एंड में जो जीरो है वो कभी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, सबसे एंड वाली जो जीरो से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट समझ में आ गया कैसे कैसे आपको काउंट करनी होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं भाई, राउंडिंग ऑफ की बात की जाए। देखो अगर कोई संख्या 5 है, अगर एंड में आपके पास कोई टर्म 5 है किसी संख्या में, जैसे लिख दिया 2.746 है, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो कितना कर देंगे, 2.75। क्यों, जो लास्ट टर्म है वो 5 से बड़ी है, तो पहले वाली टर्म को 1 से बढ़ा दीजिए। अगर लास्ट टर्म 5 से छोटी है तो उस टर्म को जो के तो रखिए, इससे पहले वाली टर्म को एज इट इज रखिए। जैसे 2.743 है, लास्ट वाली 3 है, तो भाई जो 5 से छोटी है तो इसे कितना लिखेंगे, 2.74। अगर 5 होता तो उसमें 2 तरीके लगते हैं। ठीक है, अगर 5 होता तो देखो, अगर वो पहले वाली संख्या ओड हो, ठीक है, अगर पहले वाली संख्या जैसे 2.745 है, 2.745 है, तो इसमें पहले वाली संख्या कितनी है भाई, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएगी, 2.74 हो जाएगी। अगर पहले वाली संख्या 2.735 है, क्या है, ओड है, तो इसे आप क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। 3 क्या है यहाँ पर, ओड है, तो इसे आपने 1 से इंक्रीज कर दिया। 4 यहाँ पर इवन था तो इसे आपने जोगा तो रखा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आप डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे लेंथ की डायमेंशन L होती है, मास की डायमेंशन M होती है, टाइम की डायमेंशन T होती है। ठीक है, वैसे अगर हम डायमेंशन निकालें, फोर्स की क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू लेंथ। एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, सॉरी एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी बाय टाइम होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं, लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, mlt-2, क्या आ जाएगी, mlt-2 आ जाएगी। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के यहाँ पर उन्होंने डायमेंशन दे भी रखी होगी। एक मिनट, मैं भी आपको क्लियर करवाता हूँ। ठीक है,
यहाँ इस स्पेस में मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। देखो भाई, जो लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन हमारी होती है L, क्लियर। और वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मापते हैं, जिन चीज़ों को मीटर में मापेंगे उन सब की डायमेंशन क्या रहेगी, L रहेगी। जितनी भी चीज़ें मीटर में मापी जाएगी, अरे यूनिट याद रखो, लेंथ की यूनिट क्या आती है, मीटर। तो जो भी चीज़ मीटर में मापी गई उन सब की डायमेंशन क्या रहेगी, L रहेगी, ठीक है। जो मीटर स्क्वायर में मापी गई उनकी डायमेंशन क्या रहेगी, L स्क्वायर रहेगी। जो मीटर क्यूब में मापी गई उनकी डायमेंशन क्या रहेगी, L क्यूब रहेगी। वैसे ही जो चीज़ सेकंड में मापी गई उसका तो डायमेंशन क्या रहेगी, T रहेगी। जो भी चीज़ किलोग्राम में मापी गई, ग्राम में मापी गई, ठीक है, उन सब की क्या रहेगी, मिलीग्राम में मापी गई, उन सब की डायमेंशन क्या रहेगी, M रहेगी। मीन्स जो ग्राम में मापे गए वो सब किस में रहेंगे, M डायमेंशन में रहेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस में मापा जाता है, मीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, L बाय में T। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आई, LT माइनस 1 आ गई। क्या आ गई, LT माइनस 1 आ गई। ऐसे ही अगर एक्सेलरेशन की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम होती है। तो कितना हो जाएगा, LT माइनस 1 बाय में T हो जाएगा। कितना हो जाएगा, LT माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ, फोर्स की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर फोर्स की बात करूँ तो फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास की M हुई और एक्सेलरेशन की अभी निकाली थी, LT माइनस 2 होगी, ठीक है। अगर मैं वर्क की बात करूँ, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की अभी निकाली M, LT माइनस 2 निकाली, और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर T माइनस 2 हो जाएगी, ML स्क्वायर T माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बेसिक सा डायमेंशन के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था, और इससे आप आगे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्लियर, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, वो एक बार देख लेंगे। अब जैसे जैसे एक एक चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे, हर चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको हर एक चीज़ की डायमेंशन लिखी होगी। आप उस डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे उस फॉर्मूले से। अगर नहीं आती है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि होती क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन देखने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे ये जो वो स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं जिनको डेरिवेशन लिखना होता है उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यहाँ से एक और चीज़ कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते थे, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने अभी तक ये मेंशन नहीं किया है, कन्वर्जन का टॉपिक यहाँ पर अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, ये था आज का आपका सेशन, और आई होप कि आपको सबको समझ में आएगा। एक बार समरी में से गो थ्रू करेंगे, और फिर जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अटैम्प्ट भी करेंगे। ये आपकी समरी होगी, जिसे आप एक बार पढ़ेंगे अच्छे से और चैप्टर का एनालाइज करेंगे कि हमने चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा था, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कर देना, ठीक है भाई। कुछ करने की, अलग करने के देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाए। आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती है, आपको एनसीईआरटी के बारे में नहीं बताया जाता है, आपको बहुत सारी वैसी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, बहुत सारी बुकें, पर मैं प्रेफर करता हूँ एनसीईआरटी पढ़ाना। तो गाइस जी, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर देखेंगे और अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिन्हें चाहिए कि भाई वो जल्दी से जल्दी अपनी सक्सेस को हासिल करें। और देखो भाई, एक और बात, ये थोड़ा सा लॉकडाउन का टाइम है, इसमें छोटी सी बात और कर लेते हैं यार। लॉकडाउन के दौरान एक समस्या आपके सामने, सबके सामने आई होगी। पढ़ाई तो होती रहेगी, इसके बारे में थोड़ी सी, चलो नेक्स्ट वीडियो भी बनाते हैं थोड़ी देर में, इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं लॉकडाउन के ऊपर। बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप अपने अंदर जाइए, आप अपने अंदर जाइए, अपने मोबाइल फ़ोन के कुछ समय के लिए अपने से दूर रखिए मोबाइल फ़ोन को, और जो आपकी सामाजिक विडंबनाएँ हैं, जो आपकी सोच है, उन सबको अपने से दूर रखिए कुछ समय के लिए। 1-2 दिन खुद को दीजिए, खुद से बात कीजिए, खुद को पहचानिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत एक अलग एहसास होगा कि आपके पास कुछ अलग है, और आप खुद पे यकीन कर पाएंगे। जब इंसान खुद पे यकीन कर लेता है तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मेरा तो यही मानना है कि जब आप परेशान हो तो बाहर जाने के बजाय आप अंदर जाएं, ठीक है। थैंक यू गाइस एंड हैव ए नाइस डे।